नमस्कार दोस्तों। कुछ कारणवश मैं घर चला गया था और उस स्थिति में मैं था कि मैं नहीं आ पाया, कुछ मेरे साथ घटना घट चुका है। तो इस कारण मैं स्टूडियो में नहीं आ पा रहा था। तो नेक्स्ट जो हुआ सो हुआ, उसको भूलते हैं और आगे क्लास चलाते हैं। जो पिछले क्लास था उससे हम आगे कुछ लेकर आप लोगों को चल रहे हैं। तो पिछला क्लास में जो पढ़ाए थे वो आप लोगों को पढ़ाए ही थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। शिवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? शिवराय की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? ये तमिलनाडु में स्थित है शिवराय की पहाड़ी। कर्नाटक और केरल में तमिल ये नीलगिरी पहाड़ी है और यहाँ पे सतपुड़ा पहाड़ी है। ये शिवराय की पहाड़ी जो है अपनी सुंदरता के कारण जाना जाता है। ये प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो इसके चलते इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ पे है। गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्न कौन पर्वत आपस में बांटने का काम करता है? अच्छा, गंगा का मैदान है और दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार है, तो गंगा का मैदान और दक्कन का पठार, वे विंध्य पर्वत जो है इसको विभाजित करता है। दोनों मतलब कि अपोजिशन में है और विंध्य पर्वत बीच में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विंध्य पर्वत। अरावली है जो कि ये राजस्थान से लेके गुजरात से लेके राजस्थान से लेके दिल्ली तक है। सतपुड़ा आपको बताए हैं, अजंता भी बताया। अजंता भी मध्य प्रदेश में है और ये सतपुड़ा मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी, अजंता ये महाराष्ट्र में है। और सतपुड़ा कहाँ है? महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश तक है। इसका छत्तीसगढ़ तक भी है इसका। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीस कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में पड़ता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जाकर इंड होता है सतपुड़ा पहाड़ी। तो विंध्य पर्वत कहाँ पे है? ये दोनों को कौन सा बांटता है? तो विंध्य पर्वत बांटता है। विंध्य पर्वत को हम कुछ देख लेते हैं, मैप होगा तो हम लोग देखते हैं। देखिए विंध्य पर्वत का स्थान देखिए, जिससे कि यहाँ पे गंगा गंगा का मैदान ये हो गया आपका गंगा डेल्टा। यहाँ से ऐसे गंगा डेल्टा आएगा आप लोगों को। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड यहाँ से है, देहरादून, ऐसे करके गंगा निकलेगी और आपको यहाँ से ऐसे कर गंगा, ये आप लोग गंगा क्षेत्र ये हो जाएगा। गंगा ऐसे निकलती है और बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल, कुछ झारखंड में आएगी और झारखंड में आते वेस्ट बंगाल होते हुए यहाँ पे बंगाल की आप लोग खाड़ी में गिर जाएगी। तो और ये हो गया दक्कन का पठार। इधर यहाँ पे हो जाएगा दक्कन का पठार। तो ये गंगा का मैदान हो गया। यहाँ पे आप लोगों का विंध्य पर्वत हो जाएगा। यहाँ बिहार में कुछ आ जाएगा विंध्य पर्वत यहाँ से, और यहाँ तक विंध्य पर्वत का ऐसे इसके इस क्षेत्र में आता है विंध्य पर्वत। और दक्कन का पठार इसके दक्षिण में आ जाएगा और गंगा उत्तर में आ जाएगी और दक्कन का पठार बीच में। ये क्या बोलते हैं इसको? दक्कन का गंगा गंगा का क्षेत्र तो उत्तर में आ जाएगा। दक्कन का पठार ये विंध्य पर्वत हो जाएगा आप लोगों का, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत, ये विंध्य पर्वत हो जाएगा आप लोगों को। और ये यहाँ पे दक्कन का पठार हो जाएगा। तो ये आप लोगों को विभाजित करता है कौन सा? विंध्य पर्वत। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। चलिए कुछ इसको देखते हैं और दक्कन का पठार में कि दक्कन का पठार जो है
दक्कन का पठार जो है ये त्रिभुजाकार आकार का है। दक्कन का पठार ये मतलब इसके दक्कन का पठार जो है इसके उत्तर पश्चिम हिस्से में दक्कन का पठार का मतलब कि ये आप लोगों को पड़ जाएगा, भारत के उत्तर और पश्चिम में पड़ जाता है, हिस्से में दक्कन का पठार पड़ जाता है, उत्तर और पश्चिम करीब करीब पड़ जाता है इस साइड में। तो उत्तर नहीं सॉरी उत्तर में गंगा का मैदान और दक्षिण में पड़ जाएगा दक्कन का पठार और बीच में विंध्य पर्वत पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि सतपुड़ा सतपुड़ा का पहाड़ी जो है निम्न डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ये कौन सा नहीं करती है? तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसमें और कुछ होगा क्या, देखते हैं। नहीं कोई नहीं, ठीक है। अरावली पर्वत तो आप लोगों को बता दिए, इसका गुरु शिखर, इसको 1 मिनट और देख लेते हैं। गुरु शिखर ये इसका सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर शिखर है 1722 मीटर, 1722 मीटर पड़ जाता है इसकी ऊंचाई। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा डेल्टा का निर्माण नर्मदा और ताप्ती नहीं करती है? और ये क्योंकि ये क्या करती है, नर्मदा और ताप्ती जो नदी है आप लोगों को, तो ये करीब करीब आप लोगों को कहाँ से निकलेगी? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये नर्मदा और ताप्ती जो नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। ये सिर्फ अरब सागर में ये गिरती है, नर्मदा और ताप्ती नदी। और अरब सागर में गिरने के कारण जो अरब सागर का जो ऊंचाई है एकाएक ढाल पड़ता है, और ये तीनों नदियां हैं जो ये डेल्टा बनाती हैं, गंगा, कावेरी और जमुना, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। ये अरब सागर में गिरती है। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। और ये तीनों को तो देख लिए। हिमालय के किस भाग को हम करेवा कहते हैं? अच्छा, हिमालय किस भाग को हम करेवा कहते हैं? करेवा एक प्रकार का मिट्टी भी है, करेवा एक प्रकार का मिट्टी भी है, और इसमें ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और कश्मीर हिमालय में ये पाया जाता है करेवा मिट्टी। करेवा मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग रुक जाइएगा। हाँ चलिए ठीक है, देखते हैं। थोड़ा एक कमेंट आया था उसको पढ़ना था, तो वो भी पढ़ना जरूरी हो गया, तो देखते हैं। करेवा मिट्टी जो ये कश्मीर हिमालय में पड़ता है, ये करेवा मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो ये करेवा मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो जो करेवा जो था ना, पहले एक झील था, करेवा नाम का एक झील था। वहाँ पे क्या हुआ था कि ये धीरे 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 जल जमा हुआ, उसके बाद उसमें क्या हुआ कि मालवा 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 उस वहाँ पे बैठने लगा, उठने लगा, मालवा जमने लगा। मालवा जमने के कारण धीरे धीरे वहाँ से मतलब कि वो झील खत्म हो गया, सूख गया। सूखने के कारण वहाँ से वहाँ पे जो मिट्टी का जो मिट्टी हुआ उसको करेवा मिट्टी कहते हैं। वो जो मालवा से जो मिट्टी बना उसको हम करेवा के नाम से जानते हैं। वहाँ पे झील था, वो झील कब कब का था? ये करेवा झील कब बना था? तो प्लीस्टोनिस काल में बना था। ये कब बना था? तो ये बना था प्लीस्टोनिस काल में बना था ये।
एस्टोनिश प्लेस्टोनिस काल में बना था करेवा झील, ठीक। और ये एक प्रकार, और ये एक मिट्टी भी है, जो मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में किस चीज का खेती होता है? तो जाफरन या केसर की खेती होती है। इस मिट्टी में क्या किस चीज की खेती होती है? तो जाफरन या ये क्या बोलते हैं, केसर की खेती होती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गारो राजमहल विदर का निर्माण होता है। गारो राजमहल विदर का निर्माण होता है। अंधभ्रंश में इसका निर्माण होता है। गारो राजमहल जो है, जो गारो राजमहल पहाड़ी है, कहाँ पे है? मेघालय में है। गारो, खासी और जयंती तीनों जनजाति, वहाँ की जनजाति भी है, और तीनों पहाड़ भी है। वहाँ पे ये त्रिभुजाकार के त्रिभुजाकार जैसे कि त्रिभुजाकार वहाँ पे ये उसका चित्र त्रिभुजाकार बनता है ऐसे। जैसे कि बंगाल की खाड़ी से जब भी मानसून चलेगा तो यहाँ से ऐसे टकराएगा, और फिर ऐसे करके ये गारो खासी पहाड़ी से टकराएगा, और टकराने के बाद बिहार में पश्चिम बंगाल और बिहार, यूपी होते हुए दिल्ली तक और उत्तराखंड तक ये मानसून को ले जाता है। मैप के अनुसार भी समझ सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे तो यही यहाँ पे मेघालय है, जो कि इसका त्रिभुजाकार ऐसे, तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से मानसून जब चलेगा तो इससे टकराएगा, और टकराने के बाद यहाँ से बंगाल, बिहार, और यहाँ से ऐसे बिहार, बंगाल, बंगाल, बिहार और यूपी, उसके बाद चला जाएगा दिल्ली, दिल्ली के बाद उत्तराखंड यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में उत्तराखंड और दिल्ली में बारिश होता है अंतिम में। दिल्ली और उत्तराखंड में अंतिम में बारिश होता है, न कि स्टार्टिंग में ही बारिश होता है। और यहाँ से भी जब अरब सागर से भी मानसून चलेगा तो गुजरात से लेके होते हुए राजस्थान में तो कोई घेरने वाला है ही नहीं। अरावली पर्वत तो ऐसे ही तिरछी ही है, तो उसके कारण वो भी नहीं, उसको अरावली पर्वत इस मानसून को घेर पाता है। तो ये धीरे धीरे हरियाणा होते हुए ये भी दिल्ली तक जाता है, तो दोनों टकराता है। इसके कारण दिल्ली में और उत्तराखंड में अधिक बारिश होती है। तो इस कारण से यहाँ पे बारिश का संभावना ज़्यादा होता है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर कश्मीर हिमालय के निम्नलिखित स्थानों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। चलिए ठीक है, कश्मीर हिमालय को हम लोग व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए, उत्तर से क्या बोल रहा है? उत्तर से क्रम में, अच्छा, उत्तर से दक्षिण क्रम में, यहाँ पे दक्षिण छूट गया है, दक्षिण क्रम में रखिए, ठीक। तो गिलगिट, श्रीनगर, कारगिल और बनिहाल, इसको देखते हैं हम लोग एक मैप के थ्रू। ऐसे हम आंसर आप लोगों को बताते हैं। पहले तो आएगा वहाँ पे गिलगिट, उसके बाद कारगिल, बनी उसके बाद श्रीनगर और बनिहाल। इसका मतलब कि ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी 2, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 3 नंबर इसका आंसर होगा। 2, 3, 1, 4। चलिए एक मैप के अनुसार आप लोगों को समझाते हैं कि कहाँ कहाँ है। ये स्थान है, कुछ ये है नहीं, स्थान ही है। स्थान का नाम इसको मतलब कि दे दिया है कि स्थान कहाँ कहाँ है। एक मैप के अनुसार आप लोगों को समझाया गया है कि इस स्थान को आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। एक बार जान लीजिए कि कहाँ पे है और कैसे है। तो देखते हैं ये पे
मैंने एक डाउनलोड किया था मैप, देखता हूँ इसमें है होगा तो। देखिए है इसमें। ये गिलगिट कहाँ है? गिलगिट यहाँ पे है। ठीक। और श्रीनगर आप लोगों को यहाँ पे पड़ जाएगा। श्रीनगर यहाँ पे पड़ जाएगा। इसमें है नहीं दिया। फिर गिलगित श्रीनगर। कारगिल कहाँ पड़ जाएगा आप लोगों को? लद्दाख ये रहा। इसमें दिया नहीं है, और दूसरा मैप देखते हैं। रुकिए। दूसरा मैप देखते हैं, रुकिए। चलिए इसमें कुछ मिल जाएगा। ये तो गिलगित पीओके में पड़ जाता है। गिलगित बलूचिस्तान। चलिए ठीक। और ये देखते हैं श्रीनगर यहाँ पड़ गया आप लोगों को। और फिर क्या हो गया, कारगिल कहाँ पड़ जाएगा आप लोगों को? कारगिल यहाँ पड़ जाएगा। तो देखिए गिलगिट उत्तर से दक्षिण दे रहा है ना। तो दून देखिए, गिलगिट यहाँ पहला नंबर पे आ जाएगा, फिर कारगिल आ जाएगा, श्रीनगर आ जाएगा, और यहाँ पे बनिहाल पड़ जाता है। यहीं पे बनिहाल पड़ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को बनिहाल पड़ जाएगा। तो मिला लीजिए उत्तर से दक्षिण में कैसे जा रहा है। तो गिलगिट, कारगिल, श्रीनगर और बनिहाल। ये आपका मैप सही है। इसमें बनिहाल दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं कि कहाँ पे है, तो हम आप लोगों को बता दिए और आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपका क्वेश्चन था इसमें, कि उत्तर से दक्षिण से जाने के लिए बोला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई के अनुसार निम्नलिखित नदियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो नदी की लंबाई के अनुसार ये बता रहा है कि नदी के लंबाई के अनुसार क्या चीज़, मतलब कि कौन कौन सी नदी कितनी लंबी है, इसको हम लोग देखते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना कावेरी। यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बाद गवार। गोदावरी, कृष्णा ये तो नहीं होगा। यमुना, गोदावरी सबसे लंबी नदी है यहाँ से। तो गोदावरी, 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 ये तीनों में गोदावरी है, तो इसको काट देते हैं। गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, ठीक है। उसके बाद कावेरी, नहीं कावेरी नहीं, कावेरी पहल बाद लास्ट में आ जाएगा यमुना। चलिए ठीक है, लंबाई के अनुसार देखते हैं, इसका आंसर बी होगा। लंबाई के अनुसार देखते हैं कि किसका कितना मतलब लंबाई है। तो गोदावरी की लंबाई कहाँ कितना है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ पे, मतलब कि कहाँ से निकलती है? तो ये इसका उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है ये। और त्र्यंबकम से, नासिक जिले के त्र्यंबकम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकम ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट इसमें क्या है अब, कि ये दक्षिण, अच्छा गोदावरी नदी को क्या, ये गोदावरी नदी जो है, ये दक्षिण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी नदी को। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1400, कितनी है इसकी लंबाई? तो इसकी लंबाई आपको 1465 किलोमीटर, हाँ 1465 किलोमीटर पड़ जाएगा इसकी लंबाई। गोदावरी की लंबाई कितना पड़ जाएगा? तो 1465 किलोमीटर इसका पड़ जाएगा। और ये दक्षिण दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट में क्या है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की कितनी लंबाई है? तो कृष्णा नदी की लंबाई है, कृष्णा नदी की लंबाई है 1400।
किलोमीटर, इसको भी किलोमीटर में लिख देते हैं। कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ, उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट के है, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। यह कृष्णा नदी पश्चिमी घाट जो होता है, जैसे कि हमारा भारत यहाँ पे है, देखिए क्या है कि इसका बोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो बोर्ड को कल क्लास देखते हैं, दूसरे जगह लेंगे। तो ये पश्चिमी घाट आप लोगों को हो जाएगा। पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। कर्नाटक 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 से निकलती है, कर्नाटक के पास महाबलेश्वर से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में ये सीधे तमिलनाडु होते हुए तमिलनाडु के उत्तरी भाग में ये गिर जाती है। ठीक है, ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु के उत्तरी भाग से गिर जाती है। चलिए ठीक। और यमुना नदी कहाँ से है? तो यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। अच्छा, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कुछ सहायक नदियाँ इसको देख लेते हैं। तो भीमा है, तुंगभद्रा है, और घाटप्रभा, मालप्रभा, और मूसी। 4-5 नदी है। भीमा है, तुंगभद्रा है, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी। इसकी सहायक नदी लिख देते हैं। घाटप्रभा और मूसी, ये 5 सहायक नदी है इसकी। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर है। ठीक, इस पे बांध है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध भी है, नागार्जुन सागर बांध है, और श्री सैलम बांध है। इस पे कौन कौन सी बांध है? तो इस पे लिख देते हैं बांध है। अलमाटी बांध है, अलमाटी बांध है, और श्री श्री सैलम बांध है। ये बांध है नागार्जुन सागर बांध। अभी थोड़ा क्लास ले रहे हैं, क्लास लेके कॉल करते हैं, क्लास लेकर कॉल। ठीक है, इस पे कौन कौन सी बांध है कृष्णा नदी पे? तो अलमाटी बांध है, श्री सैलम बांध है, और नागार्जुन सागर बांध है। चलिए ठीक। और नेक्स्ट इसमें इसको और क्या कर सकते हैं? तो यमुना नदी के बारे में कुछ पढ़ते हैं अब। इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिए, यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो 950 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। और ये इसका उद्गम कहाँ है? तो उत्तराखंड के यमुनोत्री से है। उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। और यमुना नदी प्रयागराज में जाके त्रिवेणी संगम है, एक है त्रिवेणी संगम प्रयागराज में जिसको बोलते हैं। वहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती जो तीनों मिलती है, वहीं पे संगम लगता है। तो इन तीनों का संगम स्थान पे ही हर 12 साल और या 6 साल पे अर्धकुंभ मेला लगता है। तो 6 साल पे अर्धकुंभ लगता है और 12 साल पे कुंभ मेला लगता है, पूर्ण कुंभ मेला लगता है, जो कि इस बार लगा था जनवरी में।
2025 में। तो ये आप लोगों को यमुना नदी के बारे में बताए, कितनी इसकी लंबाई है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो ये 950 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई करीब 950 किलोमीटर, ठीक। और कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर। इसकी कितनी है, तो 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है, ठीक। ये कहाँ से निकलती है यमुना नदी, तो उत्तराखंड के त्रियंबकम यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जाके कहाँ मिलती है, गंगा जी में, तो त्रिवेणी संगम के पास मिलती है, प्रयागराज में। और चलिए, कावेरी नदी कहाँ उद्गम है, कर्नाटक में। इसका ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी, और ये जाके ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो चारों नदियां हैं ना, चारों नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है, एक भी नहीं अरब सागर में गिरती है। सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाएगी, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्न में से भारत में कौन से पर्वत श्रृंखला नवीनतम है, तो शिवालिक जो है सबसे नवीनतम है। शिवालिक पर्वत जो है सबसे नवीनतम पर्वत है, या इसे शिवालिक पर्वत है, या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय का भाग, मतलब बाह्य हिमालय भी इसको कहते हैं। इसका निर्माण कब हुआ है, तो प्लेस्टोनिस काल में हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ है, शिवालिक हिमालय का निर्माण कब हुआ है, तो प्लेस्टोनिस काल में हुआ है। निर्माण हुआ है इसका, तो हम क्या बताएं यार। प्लेस्टोनिस काल में हुआ है इसका निर्माण। और देखिए और क्या है इसमें, काराकोरम। काराकोरम क्या है कि काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग है। ये ट्रांस हिमालय का, काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग है। और उच्च हिमालय जो है, ये उच्च हिमालय जो है, तो ये महान हिमालय का भाग है। और लघु हिमालय जो है मध्य हिमालय का भाग है। चलिए, इन तीनों के बारे में हम कभी पढ़ेंगे डिटेल से। जब थ्योरी क्लास लेंगे 12 तारीख के बाद हम थ्योरी क्लास लेंगे, तो उसमें हम लोग डिटेल से इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी निकलते हैं, इसलिए कुछ एग्जाम नज़दीक आ गया है, उसको देखते हुए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन सा भारत में कोयला के निक्षेपों का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत पूछ रहा है, तो गोंडवाना क्रम का जो है, इसमें गोंडवाना क्रम का जो शैल है, तो उसमें कोयला का निक्षेप बहुत ज़्यादा अधिक मिलता है। इसमें जीवाश्म में पाए जाते हैं, परतदार चट्टान है और जीवाश्म में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसके चलते इसमें कोयला का करीब करीब भारत में इस जितना भी कोयला मिलता है 90% इसी क्षेत्र में गोंडवाना क्रम के पहाड़ी में मिलता है। गोंडवाना क्रम के निक्षेपों में ही करीब 90% कोयला हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हो जाता है। इसका निर्माण कब हुआ है, तो कार्बोनिफेरस काल में हुआ है। कार्बोनिक फेरिस काल में हुआ है इसका निर्माण। और ये कार्बोनिफेरस से लेके जुरासिक तक हुआ है। कार्बोनिफेरिक से लेके जुरासिक युग तक इसका निर्माण हुआ है। यह परतदार चट्टान भी है, ये परतदार चट्टान भी है। और चलिए देखते हैं कौन सा है, धरवाड़ क्रम का चट्टान। धरवाड़ क्रम का चट्टान ये 250 से 180 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है। कौन सा है, धरवाड़ चट्टान का कम निर्माण हुआ है, 250 से करीब करीब इसका निर्माण हुआ है। लिख देते हैं 250 से 180 करोड़ वर्ष पहले निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ है इसका कब हुआ है, तो 250 से 180 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है। ये इसमें क्या पाया जाता है, खनिज कौन कौन सा पाया जाता है, तो इसमें लौह है, लौह तत्व पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, सोना भी पाया जाता है धरवाड़ में, और तांबा भी पाया जाता है। ये तीन चार धातु पाई जाती है। कौन कौन सा पाया जाता है, तो आप लोगों को लौह अयस्क पाया जाता है, तांबा भी पाया जाएगा और सोना भी पाया जाएगा। चलिए ठीक है, अरावली कौन से, और ये हो गया धरवाड़।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इन दोनों को छोड़ दीजिए, एक इसमें कोई एथी नहीं है, इसमें तो चूना पत्थर ज़्यादा पाया जाता है। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है? तो सबसे सर्वाधिक प्राचीन भारत का सबसे सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली है, अरावली है सबसे। ये कहाँ से लेकर फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आप लोगों को गुजरात में थोड़ा सा पड़ जाता है, बाकी ज़्यादा राजस्थान में पड़ जाता है, हरियाणा में पड़ जाता है और दिल्ली तक आ जाता है। पंजाब में इसका क्षेत्र नहीं है। तो गुजरात में पड़ जाएगा, राजस्थान में पड़ जाएगा, हरियाणा में पड़ जाएगा और दिल्ली में पड़ जाएगा। तो ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ये बहुत बार हम लोगों को पढ़ाए हैं। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, और देखिए इसमें क्या है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो टोडा बेटा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोडा बेटा। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो टोडा बेटा कितना है? तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई पड़ जाता है। इसकी ऊंचाई कितना पड़ जाता है? 2637 मीटर पड़ जाता है इसकी, नीलगिरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, गोंडवाना काल की चट्टानों में किस नदी घाटी की, अच्छा गोंडवाना काल की चट्टानें किस नदी घाटी में पाई जाती है? अच्छा कौन सी नदी घाटी में पाई जाती है? तो गोंडवाना काल की चट्टान महानदी होगा इसका आंसर। महानदी में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है इसको हम बताते हैं। महानदी घाटी में पाया जाता है। तो इसमें कोयला तो आप लोगों को पिछले क्वेश्चन बताए थे कि कोयला इसमें 90% पाया जाता है गोंडवाना काल के चट्टानों में। और ये कहाँ से है? तो आप लोगों को देख लीजिए, ये करीब झारखंड में छोटा नागपुर से लेके अब पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है गोंडवाना काल की चट्टानें। तो उसमें आज अच्छा मतलब कि कोयला का निर्माण हो जाता है, वहाँ से प्राप्त होता है हम लोगों को। और महानदी के क्षेत्र में भी कोयला का निर्माण बहुत अच्छा पाया जाता है। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, महानदी ही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च बिंदु कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत? दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत, इसकी सर्वोच्च बिंदु कौन सी है? तो अनाई होगा। और उसके बाद सेकंड ये हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ये हो जाएगा डोडा बेट्टा। तो और गुरु शिखर ये तो अरावली की है, तो अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये पश्चिमी घाट में पड़ता है। अनाईमुड़ी कहाँ पड़ जाता है? ये पश्चिमी घाट में पड़ जाता है। और डोडा बेटा भी पश्चिमी घाट में पड़ जाता है। डोडा बेटा भी पश्चिमी घाट में ही पड़ जाता है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोगों को। जो जिला दारा जोड़ता है, अच्छा हाँ चलिए जो जिला दारा किसको किसको जोड़ता है? तो जो जिला दारा आप लोगों को बोलते हैं श्रीनगर से जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, कि श्रीनगर से बारामूला को जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। तो किसको किसको जोड़ता है? लेह से मनाली को जोड़ता है, इसको जोड़ता है श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। जो जिला दारा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। और कुछ दारा हम बताएंगे, कभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो दारा के बारे में हम लोग अच्छी तरह हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ पे दारा कौन कौन से और कहाँ कहाँ से है, कौन कौन किसको किसको जोड़ता है और किस क्षेत्र में दारा पड़ जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत में भी बोल दीजिए। तो जितना भी इधर से इधर का नदी है, अधिकांश मतलब कि अधिकांश नदियाँ पूरब की तरफ ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है और कोई इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। तो पूर्व की बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
इसमें कुछ में जान नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदाकिनी अलकनंदा मिलती है कहाँ पे? मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? इसमें ये क्वेश्चन अच्छा है आप लोगों के लिए, करीब करीब साल में 3 बार 4 बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिटेल ध्यान दीजिएगा कि कहाँ, मतलब कि कहाँ मिलती है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? तो आप लोगों को रुद्रप्रयाग में मिलती है ये नदी। और कुछ नदी को मतलब कि 2 नदी को मिलान बिंदु कहाँ कहाँ है, हम कुछ बताते हैं। तो आप लोगों को कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, हम लोग ये आप लोग बताइए। नहीं तो हम बता रहे हैं, अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलती है। यहाँ पे कौन कौन सी नदी मिलती है कर्णप्रयाग में? तो अलकनंदा और पिंडारी। अलकनंदा और पिंडारी, ठीक। इस यहाँ पे कौन कौन, देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा। यहाँ पे भागीरथी, नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है आप लोगों को? तो अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है, नंदाकिनी। नंदा और नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी है। और एक विष्णु प्रयाग है एक्स्ट्रा में, हम लोग आप लोगों को फैक्ट दे रहे हैं। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी मिलती है? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। विष्णु गंगा नदी ये मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कि पश्चिमी घाट में जोग प्रपात या जोग फाल्स नदी, ये किस नदी पर, मतलब झरना है, किस नदी पर एक झरना है? झरना है, तो ये शरावती नदी पे है। ये झरना है, शरावती नदी पे है। तो ये कितना मीटर ऊंचा है शरावती नदी पर? तो 200 करीब 53 मीटर ऊंचाई पर है ये। 253 मीटर की ऊंचाई पर ये झरना है। तो ये मतलब कि झरना गिरता है 253 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है। इसका नाम अब बदल चुका है, जोग प्रपात का नाम इसका बदल चुका है। जोग फॉल्स या जोग प्रपात का नाम बदल चुका है। इसका नाम क्या है आप लोगों को? तो महात्मा गांधी जल प्रपात इसका नाम रख दिया गया है। इसका नया नाम है, नया नाम क्या रख दिया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया है इसका नया नाम, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा और तुंगभद्रा की सहायक नदी है। भीमा और तुंगभद्रा सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां हैं ये दोनों? भीमा और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो आप लोगों को ये नदी है कृष्णा, ये क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है आप लोगों के लिए। किसकी है? तो भीमा और तुंगभद्रा, घाट प्रभा और माल प्रभा ये बताए हैं, और मूसी, ये 5 नदियां आप लोगों को बताए हैं कि 5 नदियां इसकी सहायक नदी है। और इसकी लंबाई, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी पड़ जाती है? तो 1400 किलोमीटर करीब ये यात्रा तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
और ये महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु में उत्तरी, तमिलनाडु के उत्तरी उत्तरी भाग में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी अन्य सहायक नदियाँ देखिए, कोयना भी है, घाट प्रभा भी है, दूध गंगा भी है, माल प्रभा भी है और मूसी भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि निम्नलिखित में कौन सी एक नदी का उद्गम भारत में नहीं है। यह है सतलज नदी का, सतलज नदी का इसका उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप लोगों को तिब्बत के मानसरोवर पर, जो मानसरोवर है वहीं पे है, एक समीप पे राकसताल झील है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो राकसताल झील से निकलती है। कहाँ पे है, तो तिब्बत में है, मानसरोवर के पास एक झील है राकसताल झील, वहां से निकलती है। मैप के अनुसार आप लोगों को दिखा देते हैं कि मैप के अनुसार कहाँ पे है। आप लोगों को राकसताल झील यहीं पे पड़ जाएगा। राकसताल झील यहाँ पड़ जाएगा आप लोगों को, और यहाँ से ऐसे करते 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 आती है, और यहाँ से तिब्बत होते हुए आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश में हमारा प्रदेश प्रवेश करती है, और असम होते हुए, मेघालय होते हुए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ऐसे, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अपना इंड पॉइंट करती है। कहाँ करती है, तो बंगाल की खाड़ी में अपना इंड पॉइंट करती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी, सॉरी ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता दिए, सॉरी। ये भी यहीं से निकलती है, ये भी यहीं से निकलती है सतलज नदी। और ये रहा आप लोगों को, देखिए ऐसे निकलती है, यहीं से, यहाँ से निकलती है। और ये भी माइंड मेरा सेट नहीं है। देखिए यहाँ सतलज नदी और यहाँ सिंधु में आके मिल जाती है, तो दोनों का उद्गम स्थल एक ही झील से है, ब्रह्मपुत्र का भी और इसका भी, सतलज नदी का भी। तो ये दोनों अपना भारत से नहीं निकलती है, सतलज नदी भी नहीं निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी नहीं निकलती है। तो आप लोगों को दिखाए मैप के थ्रू कि कहाँ से निकलती है सतलज नदी। राकसताल झील यहीं पे है, राकसताल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से अच्छा मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आप लोगों को। देखिए आप लोगों से मिल रहा है तो मिलाइए, नहीं तो फिर हम मिलाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, चलिए ठीक है। भ्रांतोस या ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो भ्रांतोस पर्वत या ब्लॉक पर्वत कौन सा है, विंध्य पर्वत है। वो अवशिष्ट पर्वत कौन सी है, अरावली पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत कौन सा, राजमहल है। वलित पर्वत कौन सा, नीलगिरी है। अब तीनों कुछ समझ लेते हैं कि वलित पर्वत, भ्रांतोस पर्वत किसको बोलते हैं, अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत कौन बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत किसको बोलते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या किसको कैसे बोलते हैं। भ्रांतोस पर्वत वो पर्वत है, वो उसको इसका निर्माण कैसे होता है। तो जैसे कि पृथ्वी एक है, जिसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पे एक चट्टान है। तो चट्टान पे जब कोई भी, मतलब दो प्लेट है, प्लेट पे क्या होता है कि प्लेट के ऊपर पापड़ी तरफ बन जाता है।
पापड़ी के तनाव के कारण देखिए, जिससे कि प्लेट प्लेट है, पृथ्वी पे कोई चट्टान है, ये चट्टान हो गया, तो ये ऊपर में पापड़ी में तनाव होगा, ये जैसे कि ऊपर में होगा पापड़ी है, इस पे तनाव होगा। तनाव होगा तो क्या होगा, तनाव या दबाव होगा, दबाव के कारण इसमें दरारें पड़ेगी ऐसे, दबाव पड़ेगा, तो दबाव पड़ेगा तो दरार पड़ेगा ही, किसी चीज पे दबाव डालेंगे तो दरार पड़ेगा ही। तो इस कारण 5 मिनट और, कोई नहीं, तो दरारें पड़ेगा तो इसमें नीचे से क्या होता है कि या तो ये चट्टान नीचे आ जाएगा, है ना, तो ये ऊपर हो जाएगा, तो इसके कारण ये ब्लॉक पर्वत का निर्माण करेगा, इसी को ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। तो ब्लॉक पर्वत ये नेक्स्ट नेक्स्ट में जाएगा यहाँ पे, तो इसका अगला निर्माण कैसे होगा, ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों को इस शेप में आ जाएगा, ये पर्वत इस शेप में आ जाएगा, तो इसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, जब जो उठा हुआ है तो इसको होस्ट कहते हैं, होस्ट बोलते हैं। और ये जो धंसा हुआ भाग है, धंसा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, गै गै ब्रोन बोलते हैं, गै ब्रोन बोलते हैं, गैब्रेन या गैब्रोन ये बोलते हैं, गैब्रेन या गैब्रोन बोलते हैं। और ये जो उठा हुआ भाग है उसको होस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल में विंध्य पर्वत है ही, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। चलिए, और इसमें कोई पर्वत है तो आप लोगों को बताएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं कि वलित पर्वत किसको बोलते हैं। वलित पर्वत किसको बोलते हैं, तो वलित पर्वत वो है जो पृथ्वी के प्लेट जो है, टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराव के कारण बनता है। तो वलित पर्वत कैसे बनता है, तो पृथ्वी के जो प्लेट है उसमें आपस में टकराव के कारण बनता है। तो ये मान लीजिए कि एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है आप लोगों को, और एक ये प्लेट है। तो जैसे कि ये प्लेट इधर मूव कर रहा है और ये प्लेट इधर मूव कर रहा है, तो जैसे जिस प्लेट में अधिक घनत्व होगा वो प्लेट तो पक्का है कि नीचे धंसेगा, और जो इस प्लेट में कम घनत्व होगा वो प्लेट ऊपर उठेगा। तो इस कारण से ये वलित पर्वत का निर्माण होता है। वलित पर्वत का कैसे निर्माण होता है, तो इसी कारण से होता है कि एक प्लेट नीचे धंस गया और एक प्लेट ऊपर उठ गया, तो इस कारण से वलित पर्वत का निर्माण इसका होता है। अवशिष्ट पर्वत क्या है, वह पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत किसको बोलते हैं, जो कि ज्वालामुखी पर्वत के नीचे, मतलब पर्वतों के प्राचीन या विशाल पर्वत के अवशेष होते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी पर्वत जो है ना, वो ज्वालामुखी के कारण वो पर्वत बना, और बहुत दिन बाद वहाँ पे, मतलब कि कुछ धीरे धीरे उसका क्षय हुआ, जो उसका अवशिष्ट बच गया, मतलब कि बहुत कम क्षय होता है, ना के बराबर क्षय होता है। तो अपर्दन या अपक्षरण होता है उस पर्वत का, तो कम ना के बराबर होता है, तो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, तो जो भी अवशेष बचता है उसको अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। और ज्वालामुखी पर्वत किसको बोलते हैं, कि ज्वालामुखी वो पर्वत होता है कि जैसे ज्वालामुखी ज्वालामुखी के निर्माण होता है, जैसे ज्वालामुखी यहाँ से जब प्लेट के नीचे से ज्वालामुखी का उजागर होता है, तो उसमें क्या होता है कि मैग्मा जब बाहर आएगा प्लेट से, धरती के नीचे से मैग्मा जब बाहर आएगा, तो क्या होता है कि उसमें राख सहित गैस और राख सहित ऊपर एक ब्लास्ट होता है, तो सतह पे ब्लास्ट होता है, फटता है, तो वो बहुत ऊंचाई तक जाता है, बहुत हाइट तक जाता है। अब वो कितना हाइट तक जाता है, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, तो नीचे कितना दाब है उसके अनुसार होगा, वो चीज़ें धीरे धीरे बैठता है वहाँ पे, तो इसके कारण वो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ से
कि यहाँ पे जो भी पर्वत बनेगा ना, ये जो भी पर्वत यहाँ पे बनेगा तो ये ज्वालामुखी पर्वत, यहाँ इसको ज्वालामुखी पर्वत बोलेंगे। ज्वालामुखी पर्वत इसको बोलेंगे, इसको वलित पर्वत बोलेंगे, वलित पर्वत बोलेंगे। ठीक है, तो आप चारों आप लोगों को समझाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में किस तरह की श्रेणी है? पश्चिमी घाट निम्नलिखित में किस तरह की श्रेणी है? तो पश्चिमी घाट निम्नलिखित में किस तरह की श्रेणी है? एक मिनट। पश्चिमी घाट ज्वालामुखी नहीं, ये ब्लॉक पर्वत का, ये भी है ब्लॉक पर्वत का पश्चिमी घाट, ब्लॉक पर्वत का मतलब कि अवशिष्ट भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में कौन सी नदी, अच्छा गोदावरी, गंगा एक्शन नदी में सम्मिलित नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोला है आप लोगों को कि ये नदी जो है, जो कौन सी इसमें नदी है, तीनों नदी की जो कि गंगा से नहीं मिलती है। तो इसमें दामोदर नदी है, दामोदर नदी है जो कि गंगा से नहीं मिलती है। कौन सी है? दामोदर नदी है जो गंगा से नहीं मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? दामोदर नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है, झारखंड के छोटा नागपुर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि क्या है। और बाकी नदियाँ तीनों गंगा की मतलब कि गंगा से मिलने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप है भारत में सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, करेवा वैली क्या है? कहाँ स्थित है? करेवा वैली जम्मू कश्मीर में स्थित है। करेवा वैली कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी एक वैली भी है, एक मिट्टी भी है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में हम आप लोगों को समझाए हैं कि करेवा वैली या मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। किसकी खेती के लिए ये प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये मिट्टी, या जाफरान के लिए भी प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? देखिए यहाँ पे है होमा युग यून गंधक ग्लेशियर, छोमा यून गंधक ग्लेशियर से है। इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम कहाँ है? छोमा यू गंधक ग्लेशियर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सतलज नदी के अपोजिट में ही पड़ता है। जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग बताए हैं कि सतलज नदी का जहाँ से उद्गम होता है उसके थोड़ा सा अपोजिट में ही पड़ता है ये ग्लेशियर। पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण की दर्रे को, अच्छा चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा कि आप लोग इसको बताइएगा कि ये इस क्वेश्चन पे आप लोगों के लिए रहेगा, नहीं तो फिर हम इसको कल बताएंगे कि इसका आंसर हम कल बताएंगे आप लोगों को। तो पिंडारी, देखिए एक पिंडारी ग्लेशियर है, इससे पिंडारी नदी निकलती है।
इससे कौन सी नदी निकलती है? तो पिंडारी नदी निकलती है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। और गंगोत्री से भागीरथी निकलती है। इससे कौन सी नदी निकलती है? तो इससे भागीरथी ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आप लोगों को बताए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये आप लोगों के लिए रहेगा, ये आप लोग हमको कमेंट में आंसर बताइएगा। हम आप लोगों के लिए इंतज़ार करेंगे कल के लिए। स्टॉप कर देना।